स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज भारत का संविधान और उसमें भारतीय संविधान का ऐतिहासिक तथ्यों का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे पिछले क्लास में, और उसी से संबंधित आज ये दूसरी क्लास है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू किया गया? आपको मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, तो बताया कि भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अगर जो है भारत का संवैधानिक इतिहास को देखा जाए तो दो भागों में जो है बांटा जा सकता है। एक चार्टर युग या चार्टर पीरियड, जो कि वर्ष 1773 से लेकर के और कब तक रहा था, तो 1857 तक जो है चला था। हालांकि 1853 कहिए, अंतिम चार्टर जो था 1853 था, जब जो है हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर जो है जारी किया गया। यानी जब तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था थी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चार्टर एक्ट जो है जारी किए गए, और उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट जो जारी किए गए थे, वो कब से कब तक, तो 1858 से जो है लेकर के और कब तक, तो आप कहेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। इस सेक्शन को पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से जो है चर्चा किया था। आइए अब इस पर जो है बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है जारी किया गया था? तो आप कहेंगे कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ये वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान जो है राजनीतिक रूप से बहुत ही अस्थिर था। ये वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान की धरती पर जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई थी। ये वो टाइम पीरियड था चेम्सफोर्ड का, जब भारत में ब्लैक एक्ट लाया गया था। ये वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान की धरती पर खिलाफत आंदोलन और जो है महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन एक साथ जो है चला था। और वही वजह था कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 या 20 में लागू न होकर के इसको 1921 में जो है लागू किया जा सका। कब? 1 अप्रैल 1921 में जो है इसे लागू किया गया। 1921 में इसको लागू किया गया। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आता है, लेकिन इसे रीडिंग के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से, अगर जो है आपसे पूछा जाए किसको अन्य किस नाम से जाना गया, तो आप बताएंगे क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। और उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड, जबकि भारत का जो सचिव था वो मॉन्टेग्यू था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मेसोपोटामिया आयोग के रिकमेंडेशन पर इसे जो है लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का जो है प्रावधान किया गया, और महिलाओं को वोट डालने का जो है अधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही केंद्र में उच्च सदन और निम्न सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस की जो है स्थापना किया गया। तब अपर हाउस को केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, और जो लोअर हाउस यानी निम्न सदन था, जिसको अब हम लोग लोकसभा कहते हैं, तब उसे जो है केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कब लागू किया गया? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत हिंदुस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में किया गया। इस एक्ट को भारत में न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। और उन दिनों भारत का तो न कहिए, बंगाल का जो गवर्नर था, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स,
वारेन हेस्टिंग्स जो आगे चल करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, किस एक्ट के तहत? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। लेकिन किसके शासनकाल में? तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड नॉर्थ था। कौन? लॉर्ड नॉर्थ। इस पर पिछले क्लास में भी संभवतः मैंने चर्चा किया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह जो है जारी किया गया था? तो आप कहेंगे कि सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। लेकिन इसे लागू किया गया था कब? 1774 में। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कब लागू किया गया था? एग्जीक्यूट कब किया गया था? 1774 में किया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1858 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिटिश संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया? मैंने आप सबको बताया पहले भी, 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। हालांकि अंतिम जो चार्टर था, अंतिम चार्टर के तहत ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समाप्त कर सकती है, लेकिन कभी भी जो है इसको समाप्त कर सकती है, लेकिन इसको समाप्त किया गया कब? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में इसको जो है विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया? जी हां, विलियम डर्बी के रूप में जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। विलियम डर्बी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के शासनकाल में इसे विधेयक के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था। जबकि 1857 की जो है क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आप कहेंगे पॉम स्टर्न था। कौन था? पॉम स्टर्न। लेकिन किसी वजह से इनकी सरकार गिर गई और विलियम डर्बी अगला प्राइम मिनिस्टर बना और भारत शासन अधिनियम को विधेयक के रूप में ब्रिटेन की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन में, यही डर्बी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आगे चल करके जो है अगस्त 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जो है सिग्नेचर हुआ और इसे विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत, विक्टोरिया डिक्लेरेशन के तहत भारत में जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कब जो है लाया गया, कब जो है प्रस्तुत किया गया? तो आप कहेंगे कि इस अधिनियम को भारत में कब जो है लागू किया गया? तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1858 को। और इसे किस नाम से जाना गया? आप कहेंगे कि विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। किस नाम से? विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से इसको जाना गया। विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। और इसका अनाउंसमेंट जो है कब किया गया, कहां किया गया? तो मैंने बताया कि अनाउंसमेंट 1 नवंबर 1858 को। और किसके द्वारा किया गया? तो उस समय का वायसराय था जिसका नाम था कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के जो है शासनकाल में ही 1857 की क्रांति की घटना ही हुई थी और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा गया था। इसी के समय में इसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 को निम्न में से किस नाम से नेहरू के द्वारा संबोधित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करता था, इसी के समय में आया। भारत शासन अधिनियम 1935 जिसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है, इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे। जबकि जो है अगर पूछा जाए कि कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थे इसमें, तो आप बताएंगे कि जी हां, इसमें कुल जो है कितनी 12। और इसके कुल कितने भाग थे? तो आप कहेंगे कि 10। लेकिन इसको लागू किया गया कब? इसे भी जो है लागू किया गया था 1937 में, 1937 में लागू किया गया, जिसको तत्कालीन कांग्रेस के जो है शानदार लीडर जो आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री हुए,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा, इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा, इसे जो है इंजन रहित ब्रेक मुक्त गाड़ी, यानी ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन है लेकिन जो है उसमें ब्रेक नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट जो है पंडित नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए जो है दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे भारत शासन अधिनियम को जो है सड़ा हुआ अधिनियम कहा था। क्या कहा था? सड़ा हुआ अधिनियम के नाम से इसको संबोधित किया था। आगे देखते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है? चार्टर एक्ट 1833 किस गवर्नर के टाइम पीरियड में आता है? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में ही गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत में एक तरह से जो है सेंट्रल पावर को इस्टेब्लिश करने का जो है प्रयास किया गया। देश की शासन प्रणाली का एकीकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बिल्कुल सही है। आपसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर जो है पूछे कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब उस सवाल का जवाब हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। कौन? सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी थे। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बिल्कुल 100% सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गवर्नर जनरल के द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा गया। इससे पहले इसे विनियम के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था। मैंने पहले ही बताया था इस बात को कि उसी के टाइम पीरियड में जो है चार्टर एक्ट 1833 को जो है लाया गया था। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वैसे लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। वो इसलिए कि 1599 में जब पहला सम्मेलन 21 उस समय के कंपनियों के डायरेक्टरों का सम्मेलन हुआ जॉन होटल में, इसीलिए जो है उस कंपनी का भी नाम ये लोग नहीं सोचे थे, तो उसका नाम ये जॉन कंपनी जो है दिया गया था, जो आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1874 में उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। आगे देखें, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित कानून को नियंत्रक मंडल कभी भी अस्वीकार कर सकता था तथा स्वयं के द्वारा कानून बनाया जा सकता था। सही है, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए जो है कानून को जो नियंत्रक मंडल जो बैठा था लंदन में, वो जब चाहे तब उसको जो है रिजेक्ट कर सकता था, उसको मानने से मना कर सकता था और उसके जगह पर अपना कानून जो है बना सकता था। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के तहत ही नियंत्रक मंडल की जो है स्थापना की गई थी और कंपनी का जो प्रशासनिक अधिकार था अब गवर्नर जनरल की परिषद से लेकर के और उसे ब्रिटेन में जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको जो है सौंप दिया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य चौथे सदस्य को शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। यद्यपि कि बैठक में भाग लेने का अधिकार और मतदान का अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जो है सम्मिलित किया गया था। जो भारत में पहला विधि आयोग बनाया गया 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था, उस विधि आयोग का अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है 4 थी।
लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था और वर्ष 1835 में उसे जो है लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। आगे, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे। बिल्कुल सही है, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए और इसे जो है प्रशासनिक अधिकार पुनः जो है प्रदान किया गया। प्रशासनिक अधिकार जो है इसको दिया गया, शासन व्यवस्था आप चलाइए और व्यापारिक अधिकार इनसे जो है ले लिया गया। तो इस तरह से दिए हुए स्टेटमेंट के जो है जितने भी स्टेटमेंट हैं सब की सब जो है 100% सही है। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कितना आएगा यार? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। अभी मैंने बताया था जिसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और आज भी विधि आयोग की स्थापना अब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है किया जाता है। उस समय गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था और इसका बस सीधा सा जो है उद्देश्य था कि पीछे जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, क्या समय के साथ प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, प्रभावी हैं या नहीं प्रभावी हैं, उन पर विश्लेषण करने के लिए, उसका जो है समीक्षा करने के लिए हमेशा विधि आयोग का गठन जो है किया जाता रहा है। पहला विधि आयोग का गठन इन्हीं के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था और लॉर्ड मैकाले उस विधि आयोग का जो है सदस्य था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी थी? सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। अगला स्टेटमेंट जो है कहा गया है, इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। 100% सही। यद्यपि कि 1843 में धारा 5 के तहत जो है इसको समाप्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही टाइम पीरियड था जब सती प्रथा का जो है अंत हुआ था, लेकिन सती प्रथा का जो है संबंध इससे चार्टर एक्ट 1833 से नहीं था, क्योंकि वो तो 1829 में ही इन्होंने इसको अध्यादेश के तहत जो है समाप्त कर दिया था। बहरहाल सेक्शन 17 के तहत ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भी हिस्सा लेने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस तरह दिए हुए प्रश्न का सारे विकल्प जो है सही है। अगर आप नहीं भी जो है कभी पढ़े हैं कि चार्टर एक्ट जो है 1833 में क्या दिया गया है, तो आप कुछ नहीं, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है पढ़ें। स्क्रीनशॉट नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 1853 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1853 का जो चार्टर एक्ट था जो है ये अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट था और ये अंतिम चार्टर एक्ट किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में जो है इसे लागू किया गया था? तो इसे कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसका शासनकाल भारत में 1848 से लेकर के 56 तक जो है रहा था। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां ही थी जिसके वजह से भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। वो अलग बात है कि उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन पॉलिसी इसी की जिम्मेदार थी। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। आइए इसके तहत क्या स्टेटमेंट दिया गया है देखते हैं। ICS के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट 1853 अंतिम चार्टर एक्ट था, अभी ऊपर बता दिया मैंने। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 के आधार स्थान पर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्यों का जो है मनोनयन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है किया जाता था। यह भी सही है। इस एक्ट के द्वारा भारत में विधि निर्माण के लिए अलग 18 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। जी नहीं, 12 सदस्यीय। कितने विधान परिषद जो बनाई गई राज्यों में, उसके सदस्य संख्या कितनी थी? तो जो है आप कहेंगे उसकी सदस्य संख्या जो है 12 थी। और ब्रिटिश संसद को भारत में से कभी भी कंपनी का शासन को समाप्त करने का अधिकार जो है दिया गया था। ये कह रहा है कौन सा असत्य है? तो जो चौथा विकल्प है वही असत्य है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। बिल्कुल सही है। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया, यानी गवर्नर जनरल जो होता था
वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, यानी कह लें कि एक तरीके से वायसराय उसको भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है अभी जाकर के जो है कहा गया, लेकिन गवर्नर जनरल जो था वो पूरे भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रमुख व्यक्ति होता था। उसके दायित्वों को कम करने के लिए जो है, उस पर बर्डन को कम करने के लिए अलग अलग प्रेसिडेंसियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति किया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य, विधि सदस्य को यानी जो विधि सदस्य इसमें सम्मिलित किया गया था उसको गवर्नर जनरल परिषद का होना चाहिए था, पूर्ण सदस्य बना, गवर्नर जनरल की परिषद का जो है पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और यह भी स्टेटमेंट सही है, भारतीय विधि आयोग के द्वारा तैयार रिपोर्ट को जांच के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। सभी स्टेटमेंट जो है सही है, यानी जो यहां पर भारत में विधि आयोग जो था, लॉ कमीशन था, उसके द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन दिया जाता था उस पर अभी जांच करने के लिए जो है एक लंदन में लॉ कमीशन जो है बैठाया गया। और वह लॉ कमीशन जो है जब उसको फाइनली जो है डन करता था तब वहां ब्रिटिश सम्राट का उस पर सिग्नेचर होता था, फिर वो कानून बन करके भारत में आता था और लागू होता था। अगला प्रश्न को देखिए, किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया था। किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई? चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है यह काम किया गया था। लेकिन अगर जो है कहा जाए कि उपहार लेने से जो है मना किया गया, उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया, लेने से प्रतिबंधित किया गया किस एक्ट के तहत? तो 1773 के तहत जो है, सॉरी 1784 के तहत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये काम किया गया था। जबकि अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने से जो है किस एक्ट के तहत जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, तो उस सवाल का जवाब जो है 1813 होगा। लाइसेंस लेने के लिए जो है अनिवार्य किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1773 के तहत जो है भारत आने और यहां व्यापार करने के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या सत्य नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश क्राउन का जो है ये पहला एक्ट था। यानी इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कुछ भी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है जारी किया था वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन कर रही थी। यानी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना साध रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था हटाई गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्ट शासन करना शुरू किया। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यह प्रावधान किया गया, देखते हैं क्या क्या। इस एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन सबको हटा दिया गया, हटाओ, खत्म। क्यों? जब भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म कर दिया गया तो वो रह करके क्या करेंगे। दूसरा, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन और 7 सदस्य कंपनी के होना चाहिए था। कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किए गए थे।
ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इसे 1 अप्रैल 1858 को लागू किया गया, ये गलत है, क्योंकि इसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मेयो पार्क में जो है इसे अनाउंसमेंट किया गया और 1 नवंबर 1858 से इसे लागू किया गया था। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909, इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया। किसने नाम से जाना गया? मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था, उसी के शासनकाल में यह व्यवस्था लाई गई और इसके तहत भारत में इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ब्रिटेन में जो भारत परिषद जो है बनाया गया, उसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को जो है सदस्य बनाया गया। ये कह रहा है कि निम्न में से किसे नियुक्त नहीं शब्द एक जोड़ लीजिए, नहीं किया गया। एसपी सिन्हा नहीं, बल्कि केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी को ब्रिटेन में स्थित भारतीय परिषद में सदस्य बनने का जो है मौका मिला। जबकि एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। बिहार की धरती के रहने वाले व्यक्ति थे और पहले भारतीय थे जो कि वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकारिणी के सदस्य बने थे। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। आगे देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान के निर्माण के लिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर, यानी डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के आधार पर जिस कमेटी का जो है गठन किया जाता है, उसी को संविधान सभा कहा जाता है। या एक लाइन में समझिए कि संविधान निर्माण के लिए जो सभा जिम्मेदार होती है वही संविधान सभा है। और संविधान सभा का चुनाव उस देश के जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी वयस्क लोगों के द्वारा जो है किया जाता है। हेनरी मैन के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का जो है विचार प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा जो है? हेनरी मैन के द्वारा। हेनरी मैन के द्वारा इसे जो है सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया और दुनिया में सबसे पहले इसको यूएसए में लागू किया गया, उसके बाद जो है फ्रांस में लागू किया गया। आप सबको पता है दुनिया का लिखित संविधान सबसे पहले किस देश में? अमेरिका में, उसके बाद फ्रांस में लागू हुआ था। संविधान सभा भी दुनिया में सबसे पहले कहां बनी? अमेरिका में, उसके बाद फ्रांस में। अब भारत में भी संविधान सभा की मांग विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जा रहा था कि भारत की जनता के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाए और भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो नियम कानून है, उसी संविधान सभा के द्वारा जो है बनाया जाए। क्योंकि भारतीय लोगों, भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था और सही भी था कि यहाँ जो संविधान सभा बनेगी, यहाँ पर इलेक्शन जो लोग लड़ेंगे वो भारतीय लोग जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अंग्रेज भी लड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीतेंगे तो भारतीय, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को इस कदर जो है सताया था कि अगर वोट देने का अधिकार मिले तो किसी अंग्रेज के पक्ष में वोटिंग पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन संविधान सभा का सबसे पहला जो है मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में जो है किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक था, स्वराज विधेयक 1895, इसमें भी संविधान सभा की जो है मांग की गई, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में जो है इसको दिया नहीं है। आधिकारिक रूप से एमएन राय के द्वारा सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग की गई। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। संविधान सभा का जो है मांग श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया।
कांग्रेस के द्वारा भी जो है इसकी मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? संविधान सभा, सबसे पहले तो बता दें कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया था, भारत संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। और कैबिनेट मिशन जिसका भारत में आगमन जो है 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन के कुल सदस्य कितने थे? तो आप कहेंगे कि कुल 3 सदस्य थे, जिसमें एक स्टैफोर्ड क्रिप्स था, दूसरा पैथिक लॉरेंस था, वही उस समय भारत सचिव भी था, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, जबकि पैथिक लॉरेंस उस समय भारत का सचिव था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स उन दिनों जो है व्यापार मंडल से जो है संबंधित व्यक्ति था। अब कह रहा है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत किया गया, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सरासर गलत है। वयस्क मताधिकार पर आधारित था भाई, क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनाई गई थी वो प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई थी। और जो प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए थे स्टेट लेवल के, उन दिनों जो 11 प्रांत थे उस समय भारत में, तो वो सब के सब जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी भारत के वयस्क लोगों ने ही उनका चुनाव किया था। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह भी गलत है। वो इसलिए कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हुआ था, यानी जनता के द्वारा उस समय के विधानसभाओं के जो है सदस्यों का चुनाव किया गया, और इन विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, तो जनता ने इनका चुनाव प्रत्यक्ष किया, लेकिन इनका चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, ये सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या दूसरे जो है राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। संविधान सभा की समितियां मैं पढ़ाऊंगा तो जो है आपको बताऊंगा। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही है? अच्छा, इसके विषय में नहीं है, तब पहला और दूसरा यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, कौन सत्य है अगर पूछेगा तो 2 और 3 सही है, कौन असत्य पूछ रहा है इसलिए पहला सही है। आगे देखिए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल योजना प्रस्तुत कब किया गया? तो आप कहेंगे कि 4 जून 1945 को भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और इसका सीधा था जो है कुल शब्द घुमा फिरा करके जो है इनका मतलब था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें चल रहा था, भारत के लोग सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के जो है बहकावे में न आए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को उस समय जापान के द्वारा प्रधानमंत्री घोषित किया जा चुका था, और सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, मलाया वाला जो वो बेल्ट था उसको जो है ये जीत चुके थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय डरी हुई थी कि अगर जो है भारत की जनता बिल्कुल खुल करके जो है आजाद हिंद फौज के साथ हो गई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होगा वो तो बाद में होगा, भारत हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया, इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव जारी किया गया, इसीलिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। सबका उद्देश्य बस एक ही था। बहरहाल वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का विभाजन रोका जा सके। ये तुरंत गलत है, ये तो गलत है। लेकिन वायसराय की कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम लोगों की संख्या समान होनी थी, ये सही है। इन्होंने प्रावधान किया कि सिर्फ वायसराय और सैन्य डिपार्टमेंट को, यानी सेना को छोड़ करके, वायसराय और सेना को छोड़ करके बाकी सभी विभाग भारतीयों को ही दे दिए जाएंगे।
तो पहला कथन तो सही है, यानी कथन सही है, उसका कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में इलेक्शन हुए थे। चुनाव कब कराए गए? 1937 में जो है चुनाव कराए गए। और 1937 में जो चुनाव कराया गया, 1937 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बंगाल, उसके अलावा सिंध, उसके अलावा पंजाब, इन 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। जबकि उन दिनों कुल भारत में जो है 11 राज्य हुआ करते थे। 8 राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाने में कामयाबी हासिल की। कहां पर? बंगाल, सिंध और पंजाब। इसको याद रखना है तो आप बीएसपी शब्द जो है याद रख लें। कौन सा? बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बी से बंगाल, एस से सिंध, पी से पंजाब। ये 3 ऐसे राज्य थे जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार थी। बाकी सभी जगह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। तो इस आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अंतिम विकल्प। कृष्ण कुमार सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री जो है बनाए गए थे। एक बात जो है ध्यान रखना, ये जो 3 राज्यों में सरकार बनाई गई थी, ये 1947 तक जो है चली, जब तक कि भारत का विभाजन नहीं हो गया। जबकि बाकी राज्यों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो सरकार बनाई, वो सरकार सिर्फ 28 महीने ही चल पाई। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान ही अपने अपने मंत्रिमंडल से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को छोड़कर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया था, जिसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद किस तिथि को धन्यवाद दिवस जो है मनाया था। अगला प्रश्न को देखिए। निम्न में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? पहला, देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम में कहीं था ही नहीं कि देश के लिए लिखित संविधान हो, यानी पहला ही विकल्प तब जो है सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग एक देश बना दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में किया गया। वही फेडरल कोर्ट आगे चल करके आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो है जानी गई। विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना पर विचार किया गया जिसमें जो है भारत के 11 राज्य प्लस जो है उस समय कुल 6 कमिश्नरी थी, इनको मिला करके एक भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। जितने भी उस समय देसी रियासतें थी उसको सम्मिलित होने और न होने का पूरा अधिकार था। कोई भी देसी रियासत इसमें सम्मिलित नहीं हुई, इसीलिए ये योजना सक्सेसफुल नहीं हुई। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जाना, यह सही है। पहला विकल्प बस गलत है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव होना चाहिए था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना गया, उद्देशिका के नाम से भी जो है इसे जाना गया था। और आप सबको बताएं कि जो ये उद्देशिका थी, प्रस्तावना था, इसकी भाषा ली गई थी। इसका भाषा जो है किस देश के संविधान से प्रस्तावित थी? तो आप प्रभावित थे, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसका विचार जो है किस देश के संविधान से प्रस्तावित था? तो आप कहेंगे कि जो है अमेरिका। इसे प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो दिसंबर 1946 में कब? 13 दिसंबर को
13 दिसंबर 1946 को इसको पंडित नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सम्मुख, और इसे जो है आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया, और इस तरीके से भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जिसमें सिर्फ एक बार जो है संशोधन हुआ, और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जब उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। दिए हुए प्रश्न में जो है पहला विकल्प सही है। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी, नहीं चीन होना चाहिए, चीन देश की बात ये कर रहा है, चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह काम किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए, और चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है इसके सभी व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे। 1853 के तहत इस कंपनी को ही समाप्त करने का जो है प्रावधान कर लिया गया था, और 1858 में समाप्त ही कर दिया गया, भारत से शासन ही समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1873 जो अधिनियम था, इसी के तहत जो है 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को इतिहास की विषय वस्तु बना दिया गया, यानी भंग कर दिया गया। भारत से इसका काम ही खत्म कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार पहले ही खत्म थे, प्रशासनिक अधिकार भी खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलावा भी दुनिया के और भी देशों में शासन किया, लेकिन बाद के दिनों में अब हालात ऐसे हो गए, आप लोग भी अखबारों में पढ़े रहे होंगे, वर्ष 2003 में संजीव मेहता नामक भारतीय व्यक्ति, जो कि इस समय ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आउटलेट है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर जो है जहां से शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं पहुंच गई। अब फिर चाय, कॉफी, चीनी का वहां पर जो है एक ई कॉमर्स कंपनी के रूप में ये काम करना शुरू किया है। आप लोग भी अखबारों में पढ़े रहे होंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के आउटलेट्स भारत में भी जो है ओपन करने के विचार किए जा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी दुनिया के विभिन्न देशों पर शासन करने वाली ये सबसे ताकतवर कंपनी, जिसने भारत पर वर्षों तक शासन किया, अब भारतीय व्यक्ति के हाथों ही बिक चुकी है। इससे बेहतर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? मैं चाहूंगा कि जितने लोग जो है आप देख रहे हैं, चैट बॉक्स में नहीं, क्लास के बाद इसको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर लिखेंगे। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।